नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस बीएमए पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम देखेंगे बीए 6 सेमेस्टर पेपर सेकंड का यूनिट नंबर 3। इसमें हमें पढ़ना है निरीक्षण विधि। जो ऑब्जर्वेशन होता है वो क्या होता है, आइए देखते हैं। व्यवहार परक विज्ञानों के अनुसंधान में प्रदत्त संग्रह या आंकड़ा संकलन के लिए कई प्रकार के उपकरणों, प्रविधियों या विधियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें निरीक्षण एक महत्वपूर्ण उपकरण है। सभी व्यवहार परक विज्ञानों में निरीक्षण का उपयोग एक अनुसंधान उपकरण के रूप में बड़े पैमाने पर किया जाता है। निरीक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द ऑब्जर्वेशन का पर्यायवाची है, जिसका अर्थ होता है देखना, अवलोकन करना और निरीक्षण करना। तो इस तरीके से निरीक्षण का मतलब होता है कि कहीं पे कोई कार्य हो रहा है तो उसका निरीक्षण करना, देखना, जांचना कि ये काम कहाँ तक हुआ है, सही हुआ है कि नहीं हुआ। अगर सही नहीं हुआ है तो उसको जांच करके उसको सही से फिर से कार्य किया जाए। तो निरीक्षण का मतलब यही होगा। आपके घर में भी बहुत सारे काम होते होंगे तो उसको देखा जाता है कि क्या कैसे, जैसे आपका घर ही बने लगता है तो घर बनते समय जो मिस्त्री वगैरह अपना काम करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग गार्जियन होते हैं वो निरीक्षण करते रहते हैं, देखते रहते हैं कहाँ क्या सही है कहाँ नहीं। तो इस तरीके से निरीक्षण का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो होता है देखना, अवलोकन करना और निरीक्षण करना। निरीक्षण पद्धति में अनुसंधानकर्ता या निरीक्षक अपने अनुसंधान उद्देश्यों के अनुसार संगत तथ्यों तथा घटनाओं का निरीक्षण करता है और प्राप्त परिणामों के आधार पर संप्रत्यों या संरचनाओं के संबंध में अनुमान लगाता है। इस तरीके से आपने समझ लिया कि निरीक्षण का मतलब क्या होता है। अब हम कुछ परिभाषा देखेंगे। निरीक्षण विधि का अर्थ परिभाषा के माध्यम से समझेंगे क्या होता है। जैसे पीवी यंग के अनुसार निरीक्षण नेत्रों के माध्यम से किया गया स्वाभाविक घटनाओं के संबंध में एक ऐसा क्रमबद्ध और विचारपूर्ण अध्ययन है। जो कि इस तरीके से आप देख रहे हैं, जो निरीक्षण होता है वो हमारी अपनी नेत्रों के द्वारा किया जाता है, जो स्वाभाविक सभी के घरों में होता है। तो ये अनुसंधान का भी एक जो है पार्ट होता है, उसमें भी निरीक्षण किया जाता है। घटनाओं के घटित होते समय पर किया जाता है। निरीक्षण का उद्देश्य विषय सामाजिक घटनाओं, संस्कृति के प्रतिरूपों का मानव व्यवहार के अंतर्गत सार्थक अंतर संबंधित तत्वों के स्वरूप और विस्तार को ज्ञात करना है। तो इस तरीके से इसकी परिभाषा यही हुई। कुल मिला के यही जानना कि जो कार्य हो रहा है वो कहाँ तक हुआ, कहाँ तक नहीं, और जो हो भी रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब एक परिभाषा हम और देखेंगे ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार। इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं के कार्य कारण संबंध को ध्यान में रखते हुए उन्हें यथार्थ रूप में देखना और लिखना ही निरीक्षण कहलाता है। जो हम अपने सामने घटित होने वाली घटनाओं को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं, उसे देखना और लिखना ही निरीक्षण कहलाता है। तो उपर्युक्त जितने भी आपने अर्थ देखा, जितनी भी परिभाषाएं देखी, इससे आप समझ सकते हैं कि निरीक्षण विधि क्या होती है। उसके बाद देखते हैं निरीक्षण विधि की विशेषताएं। इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। सबसे पहला है मानवीय इंद्रियों का पूर्ण उपयोग। जितनी भी इंद्रियां होती हैं, जैसे आँखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, तो इस तरीके से जितनी हमारी इंद्रियां होती हैं सभी एक्टिव होती हैं। उसके बाद है प्रत्यक्ष अध्ययन। जब हम किसी चीज़ का देख करके, वहाँ पे प्रेजेंट होकर के देख करके हम उसका निरीक्षण कर रहे हैं तो हमें प्रत्यक्ष अध्ययन होगा ही। उसके बाद अगला उद्देश्यपूर्ण एवं सूक्ष्म अध्ययन। सूक्ष्म अध्ययन मतलब हम बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं और उद्देश्यपूर्ण तरीके से करते हैं। जैसे हम शोध करने गए हैं तो वहाँ पे हमने देखा कि निरीक्षण करने गए हैं तो बहुत बारीकी से एक एक चीज़ों को देखते हैं और हमारा उद्देश्य यह होता है कि हमें यहाँ की घटनाओं की सत्यता का पता चल जाए। उसके बाद अगला है सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। जो सामूहिक व्यवहार होते हैं मतलब इसमें कई लोग एक साथ मिल करके भी इस जो है कार्य को करते हैं, इस आकलन को देखते हैं। इसमें एक वैयक्तिक अध्ययन होता है जिसको केस स्टडी बोलते हैं। तो उसी तरीके से सामूहिक व्यवहार के अध्ययन की सबसे अच्छी निरीक्षण विधि होती है। अगला है पारस्परिक एवं कार्यकरण संबंध का पता लगाना। जो एक दूसरे से संबंधित चीज़ें घटित होती हैं उसमें उसका संबंध का पता लगाने में इसमें आसानी होती है। उसके बाद हम देखते हैं निरीक्षण विधि के प्रकार। जो प्रकार होते हैं इसके कई प्रकार के होते हैं। तो निरीक्षण विधि के प्रकार में हम देख सकते हैं
कि इसके मुख्य 4 प्रकार होते हैं और प्रकार में भी प्रकार होते हैं। तो पहला होता है अनियंत्रित निरीक्षण विधि, तो इसमें भी 3 प्रकार होते हैं। उसके बाद अगला है नियंत्रित परीक्षण विधि, सामूहिक परीक्षण या निरीक्षण विधि। उसके बाद है नैदानिक निरीक्षण विधि। तो इस तरीके से मुख्य ये 4 प्रकार के होते हैं। आगे हम इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं अनियंत्रित निरीक्षण विधि। यह क्या होता है? अनियंत्रित निरीक्षण विधि को असंरचित निरीक्षण विधि, सरल निरीक्षण विधि, प्राकृतिक निरीक्षण विधि, अनौपचारिक निरीक्षण विधि तथा अनिर्देशित निरीक्षण विधि भी कहा जाता है। इसके इतने नाम होते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि अनियंत्रित निरीक्षण ऐसे निरीक्षण को कहा जाता है जबकि उन लोगों पर जिसका हम निरीक्षण कर रहे हैं, निरीक्षण करते समय किसी प्रकार का नियंत्रण ना रहे। क्योंकि शब्द से ही जो है समझ में आ रहा है कि अनियंत्रित, जो भी हम निरीक्षण कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उस पर कोई कंट्रोलिंग, कोई नियंत्रण ना हो। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? जब प्राकृतिक पर्यावरण एवं अवस्था में किन्हीं क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है, साथ ही क्रियाएं की किसी भी क्रियाओं की बाह्य शक्तियों द्वारा प्रभावित नहीं की जाती सकती, तो ऐसे निरीक्षण को अनियंत्रित निरीक्षण कहा जाता है। तो सिर्फ हम इसको एक शब्द में समझ सकते हैं। नियंत्रित मतलब होता है कंट्रोल करना, अनियंत्रित मतलब उस पर कोई कंट्रोलिंग ना हो। अब हम अनियंत्रित निरीक्षण विधि के प्रकार देखेंगे। इसमें आपने देखा था 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है सहभागी निरीक्षण विधि। ये इसके बारे में देखते हैं। इस प्रकार के निरीक्षण में जिस समूह का अध्ययन करना होता है, निरीक्षक उच्च समूह में एक सदस्य की तरह रहता है। वह समूह के सदस्यों के साथ इस तरह घुल मिल जाता है कि वह अपने समूह का सदस्य सा समझने लगते हैं। अतः निरीक्षक समूह के साथ साथ ही रहकर सदस्यों के व्यवहारों का अध्ययन करता है तथा आवश्यक बातों को रिकॉर्ड करता है, और जब उसका अध्ययन पूरा हो जाता है तो वह समूह छोड़कर चला जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा, ये गुप्त मिशन के तरीके से होता है। जैसे कोई ग्रुप है, अगर उस ग्रुप के बारे में हमें जानना है कि वो लोग सही से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं या किस तरीके से कर रहे हैं, तो उनके साथ में जाकर के जो निरीक्षक होता है, जो जांचने वाला होता है कि ये लोग सही से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वह उनके साथ जाकर के रहता है, घुलता है, मिलता है, उनकी एक एक एक्टिविटी को ध्यान में रखता है, और जब उनका कार्य पूरा हो जाता है तो वहाँ से निकल जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सहभागी निरीक्षक विधि। अब हम इसके गुण या लाभ देख लेते हैं कि सहभागी निरीक्षक विधि के कौन कौन से गुण या लाभ होते हैं। सबसे पहले स्वाभाविक अध्ययन। स्वाभाविक मतलब हर एक व्यक्ति का हमें नेचर के बारे में पता चलता है। जैसे सहभागी निरीक्षक का एक गुण यह है कि इसके द्वारा जो अध्ययन किया जाता है वह काफ़ी स्वाभाविक होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो निरीक्षक होता है वो लोगों के साथ जाकर के घुल मिलकर रह कर के आपस में बातचीत करते हुए कार्य को करता है, इसीलिए यह स्वाभाविक अध्ययन कहलाता है। उसके बाद अगला है उपयुक्त अध्ययन। उपयुक्त अध्ययन क्या होता है कि इस प्रकार के निरीक्षण में जो उपयुक्त अध्ययन होता है वो बहुत ही संभव होता है और निरीक्षक समूह के बहुत निकट होता है। इससे सदस्यों के साथ निकट संपर्क स्थापित कर लेता है और उनके व्यवहारों को समुचित रूप से अध्ययन करता है और बहुत ही जल्द निष्कर्ष पर पहुंचने का इनको मौका मिलता है। उसके बाद है वास्तविक अध्ययन। इस निरीक्षण विधि से जो अध्ययन किया जाता है वह अधिक वास्तविक होता है, क्योंकि यहाँ अध्ययन स्वाभाविक परिस्थिति में होता है और निरीक्षक बहुत निकट के सदस्यों का व्यवहार का अध्ययन करता है। तो आपने सहभागी निरीक्षण के बारे में समझ लिया है, तो ये आपके जो इसके जो गुण होते हैं वह लाभ होते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वास्तविक में क्या है, जो कि निरीक्षक होता है वह उन लोगों के साथ में ही रहता है, तो इसीलिए वह बहुत नज़दीकी से, बहुत वास्तविकता से उनकी एक्टिविटी को ध्यान में रख सकता है। उसके बाद अगला है निरीक्षित की सुविधा। इसमें क्या होता है, मतलब जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है, 8-10 लोगों का जो समूह होता है, उसमें किसी भी तरीके के किसी व्यक्ति को अगर प्रॉब्लम होती है तो निरीक्षक उनके साथ में ही होता है। वो उनकी भावनाओं को, उनकी समस्याओं को देखता रहता है, तो वो उनको अजनबी या जो है नहीं मानते हैं, तो उनसे बहुत आसानी से अपनी समस्या को कह सकते हैं तथा अपनी छुट्टी ले सकते हैं। इस तरीके से निरीक्षित की सुविधा हो गई। उसके बाद गहन अध्ययन। गहन अध्ययन की सुविधा तो होती ही है, क्योंकि हम प्रत्यक्ष जाकर के समूह के साथ वहाँ का अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद है विस्तृत अध्ययन। जब हम गहन अध्ययन करेंगे तो अपने आप हमें विस्तृत अध्ययन हो जाएगा। इस तरीके से इतने गुण व क्वालिटियाँ होती थी। उसके बाद अब इसकी कुछ हानियों के बारे में देखते हैं। सहभागी निरीक्षक विधि के दोष या हानियाँ, क्या क्या इसकी हानियाँ होती हैं। सबसे पहले है तटस्थता का अभाव। तटस्थता का अभाव मतलब
जैसे जो निरीक्षक होता है तो वह ग्रुप व समूह में कई दिनों तक साथ रहते रहते इतना घुल मिल जाता है कि अगर उसमें किसी व्यक्ति से कमी भी हो रही है तो वह डायरेक्टली उस पर जो है कंट्रोलिंग नहीं कर पाता है, क्योंकि वह उतना घुल मिल जाता है तो उसको अजीब लगने लगता है। तो इस तरीके से ये इसकी एक बहुत बड़ी कमी हो जाती है। उसके बाद है वस्तुनिष्ठता का अभाव। इसमें क्या समस्या आ रही वस्तुनिष्ठता का, कि जो निरीक्षक होता है वह लोगों के साथ कई दिनों तक साथ रहते रहते वह कुछ मोह माया में पड़ जाता है, जिसके कारण आत्मनिष्ठ बन जाता है और निरीक्षक के अवैज्ञानिक हो जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरीके से कहीं लाभ तो कहीं नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरीके से अगला है सीमित क्षेत्र। इसका जो क्षेत्र होता है बहुत ही ज़्यादा सीमित होता है, इस क्षेत्र से आगे बढ़ कर के किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं। उसके बाद अगला है चूक जाने का खतरा। चूक जाने का खतरा मतलब हल्की सी मिस्टेक हो जाने पर जो हमारी पूरी गहन अध्ययन की जो तथ्य घटना या जो हमने निरीक्षण किया है वो सब बर्बाद हो जाता है। तो चूक होने का खतरा रहता है। अगला है दलबंदी का खतरा। तो दलबंदी का मतलब क्या होता है, जो निरीक्षक होता है वो उन लोगों के साथ कई दिनों तक साथ रहते रहते वह उनसे इतना घुल मिल जाता है कि जो स्थिति व जो अध्ययन होती है उसको वो निरीक्षण करते समय बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन नहीं कर पाता, थोड़ा सा वो लापरवाह सा हो जाता है। उसके बाद है निरीक्षक की कठिनाई। कुछ निरीक्षक की भी कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगती है, जैसे वह सभी समूहों के साथ रह रहे हैं, अगर उनको किसी व्यक्ति पे से जो है बोलना है तो वो व्यवहार के कारण उनको डायरेक्टली नहीं बोल पाएंगे तथा उनका कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि जो सहभागी निरीक्षण के कुछ विशेष गुण व कुछ विशेष दोष भी होते हैं, अतः इसका उपयोग कुछ विशेष परिस्थितियों में ही करना चाहिए। अब अगला हम देखते हैं असहभागी निरीक्षण विधि। ये कौन सी निरीक्षण विधि होती है? ये सहभागी का जस्ट उल्टा होगा। असहभागी निरीक्षण उस निरीक्षण को कहते हैं जिसमें निरीक्षक या प्रेक्षक समूह में सदस्य की तरह शामिल नहीं होता है, बल्कि समूह से अलग रहकर ही समूह के सदस्यों के व्यवहारों का निरीक्षण करता है। तो इसका दोनों का जस्ट अपोजिट हो गया। उसमें आपने देखा था कि वो समूह में ही जाकर रहता है, दोस्त की तरह रहता है, और इसमें वह अलग रहता है और लोगों के जो एक्टिविटी होती है उस पर बहुत बारीकी से ध्यान रखता है। तो ये असहभागी हो गया। अब हम देखेंगे असहभागी निरीक्षक विधि के लाभ या गुण। तो इसके कौन कौन से लाभ होते हैं? सबसे पहला होता है व्यापक क्षेत्र। जो इसका दायरा होता है, जो क्षेत्र होता है, वो बहुत ही दूर तक फैला होता है। जैसे कहने का मतलब है, जैसे वेश्याओं के समाज या अपराधियों के गिरोह का अध्ययन सहभागी निरीक्षण विधि से संभव नहीं है, जबकि असहभागी निरीक्षण विधि से संभव है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल दिया गया है। तो ये जो इसका क्षेत्र होता है बहुत ही व्यापक होता है। अगला है तटस्थ अध्ययन। इसमें तटस्थ अध्ययन पाया जाता है क्योंकि जो निरीक्षक होता है वो दृष्टिकोण तटस्थ होता है, उसका समूह के प्रति उसमें किसी प्रकार का मोह माया नहीं पाया जाता है। तो वहाँ पे वह वैज्ञानिक तथा दृष्टिकोण का निरीक्षण करना बहुत ही श्रेष्ठ तथा बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगला है वस्तुनिष्ठ अध्ययन। इसमें क्या है, असहभागी निरीक्षण में वस्तुनिष्ठता का गुण पाया जाता है। निरीक्षक को उस समूह के सदस्यों के प्रति कोई मोह माया नहीं होता है, तो इसलिए जो भी कमी होती है वो बिंदास उनको बता सकता है तथा उसमें सुधार भी करवा सकता है। तो इस तरीके से जो ऑब्जेक्टिव टाइप की स्टडी होगी वो बहुत ही आसान हो जाएगी। उसके बाद अगला है पक्षपात रहित। जब वो किसी से व्यवहार में नहीं है, ग्रुप में नहीं है, तो पक्षपात होना ही नहीं है। तो इस तरीके से जो भी बात है, जिस तरीके की बात है, वो सबसे बराबर तरीके की एक्टिविटी पर ध्यान रखेगा। ये नहीं कि उनके ऊपर ज़्यादा नज़र रख रहा है, उनके ऊपर कम, किसी के ऊपर कोई पक्षपात का तरीका नहीं है। उसके बाद इसमें निरीक्षक को सुविधा रहती है। इसमें जो होता है उसको अपनी पहचान छुपाने की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही कोई टेंशन होती है। जिस तरीके की समस्या लोगों को होती है वो उसको अच्छे से देखता है, आंकता है, उसके बाद वो आगे प्रतिक्रिया दिखाता है। उसके बाद है समूह का सहयोग। तो इसमें जो होता है असहभागी निरीक्षक के सदस्यों का जो समूह होते हैं उनमें जो निरीक्षक होते हैं उनके कार्य में जो है सहयोग मिलता है। समूह के सदस्य निरीक्षक के साथ सहयोग पूरी तरीके से करते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं असहभागी निरीक्षण विधि के दोष या सीमाएं। जो असहभागी निरीक्षण होती हैं उसकी क्या क्या दोष होते हैं, क्या कमियां होती हैं या उसकी क्या सीमाएं होती हैं। इसमें सबसे पहले होता है निरीक्षक के प्रति संदेह। जो निरीक्षक होता है उसके प्रति संदेह हो सकता है, क्योंकि सहभागी की तरीके से तो वो उनके ग्रुपों के साथ रहता नहीं है, वो कोई अनजान व्यक्ति होता है, तो उस पर प्रायः संदेह करने लगते हैं।
अगला है अस्वाभाविक अध्ययन। तो अस्वाभाविक अध्ययन में जैसे असहभागी निरीक्षक वास्तव में अस्वाभाविक होता है, क्योंकि यहाँ समाज के लोग निरीक्षक को संदेह की नज़र से देखते हैं, उसे बाहरी समझते हैं, इसीलिए ये अस्वाभाविक हो जाता है। उसके बाद अगला है अवास्तविक। जैसा कि आपने ऊपर देखा कि उसको अनजान व्यक्ति समझने लगते हैं, तो इसी वजह से यह अस्वाभाविक के साथ साथ अवास्तविक भी हो जाता है। उसके बाद अपर्याप्त अध्ययन। इस तरीके से जो भी अध्ययन किया जाता है वो पर्याप्त नहीं होता है, मतलब विस्तृत नहीं होता है, डिटेल में नहीं होता है। उसके बाद अगला निरीक्षित को असुविधा। जो निरीक्षित होता है उसमें सुविधा होती है, यही इसमें दोष होता है, क्योंकि उन्हें कई तरह की असुविधाएं हो जाती है। वे निरीक्षक को बाहरी समझते हैं, उन पर संदेह करते हैं, इसलिए वे हमेशा तनाव में रहते हैं और उनसे अपने मन की बातों को खुलकर नहीं बता पाते हैं। तो इस तरीके से स्पष्ट होता है कि जो असहभागी निरीक्षण होता है उसमें भी कई सारे गुण व कई सारे दोष होते हैं। अब दोनों में थोड़ा सा हम अंतर देखेंगे। सहभागी निरीक्षण तथा असहभागी निरीक्षण विधि में अंतर, क्या अंतर होते हैं, दोनों पहले आपने अच्छे से डिटेल में समझ लिया है तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे सहभागिता के आधार पर अध्ययन, जो सहभागिता होती है अभी हमने इसके पहले समझाया था। उसके बाद है वास्तविक जीवन परिस्थितियों का निकट से अध्ययन। जो वास्तविक जीवन होता है उसकी परिस्थितियों के बारे में निकट से अध्ययन किया जाता है। जो सहभागी होता है उसमें जो अधीक्षक होता है वो उनके साथ में रहता है, फ्रेंडली की तरीका, और जो दूसरा वाला असहभागी होता है वह उसमें एक अनजान व्यक्ति के तरीके से होता है। अगला है अध्ययन अवसर के आधार पर अंतर। जो अध्ययन किया जाता है उसके आधार पर अंतर होता है। उसके बाद अगला निरीक्षक के व्यवहार के आधार पर अंतर। जैसा कि व्यवहार पे हमने बताया कि जो पहला वाला सहभागी होता है वो ग्रुप में साथ रहता है और उनसे जो है मिलना जुलना तो मेल मिलाप हो जाता है, और जो असहभागी होता है उसमें ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल वो अनजान व्यक्ति के तरीके से रहता है। उसके बाद अगला निरीक्षक की पहचान। तो उसमें पहचान क्या होती है, असली चेहरे पे जो छुप कर उनके साथ में रहता है उनको नहीं पता होता है निरीक्षक है, वो उनको दोस्त के तरीके से मानते हैं। तो जो अगला होता है उसमें क्या होता है कि वो एक निरीक्षक के रूप में कार्य करता है। तो इस तरीके से कई सारे अंतर है दोनों में। उसके बाद देखते हैं अर्ध सहभागी निरीक्षण विधि। ये तीसरा प्रकार है। पहला सहभागी विधि था, दूसरा असहभागी विधि था, अब ये तीसरा है अर्ध सहभागी निरीक्षण विधि। जो अर्ध सहभागी निरीक्षण विधि होता है ये सहभागी व असहभागी निरीक्षण के बीच की विधि होती है। तो ये दोनों का कुछ कुछ मिला हुआ भाग होगा। निरीक्षक विधि में इसका अपना विशिष्ट महत्व होता है, जैसा कि दोनों प्रकार के निरीक्षकों को की सीमाओं से स्पष्ट है कि पूर्ण सहभागी तथा पूर्ण असहभागी निरीक्षण कभी कभी संभव नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से ये जो अर्ध सहभागी होता है ये नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये दोनों का मिला जुला रूप होता है। इसीलिए प्रोफेसर गुडे एवं हैट ने इन दोनों के मध्यवर्ती मार्ग को अपनाने का सुझाव दिया, जिससे कि अर्ध सहभागी निरीक्षण को इन्होंने अपनाने के लिए कहा है। उसके बाद अगला है अर्ध सहभागी निरीक्षण विधि के गुण। इसके क्या क्या गुण होते हैं। जैसे अर्ध सहभागी निरीक्षण असहभागी व सहभागी दोनों विधियों से अधिक श्रेष्ठ होता है, क्योंकि ये दोनों का मिला जुला रूप होता है, क्योंकि इसमें दोनों ही विधियों का सम्मिलित रहता है गुण। उसके बाद आगे देखते हैं इस विधि के द्वारा निरीक्षणकर्ता आवश्यक तत्वों का संकलन कम समय में कर सकता है, और इस प्रक्रिया में यदि किसी स्थिति में वह आवश्यक समझे कि सहभागी निरीक्षण से कुछ अधिक उपयुक्त निष्कर्ष प्राप्त हो सकते हैं, तो यह अनुभव करें कि कुछ स्थितियां उसके लिए अलग रहकर अवलोकन करना उचित है। तो इस तरीके से जो अर्ध सहभागी होता है तो उसमें दोनों तरीके का वो कर सकता है। उसके बाद आ गया अर्ध सहभागी निरीक्षण की विधि की सीमाएं। इसकी क्या सीमाएं या क्या लिमिटेशंस होते हैं। तो इस प्रकार के अध्ययन में सहभागी व असहभागी निरीक्षणों के कुछ दोष कम हो जाते हैं, लेकिन उनका पूर्णतः निराकरण नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त इससे संबंधित समूह के कार्यकलापों का भी वास्तविक गहन अध्ययन नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता की भूमिका समूह के प्रति पूर्ण आत्मसात नहीं हो पाती। तो इस तरीके से पूरी तरीके से वह आत्मसात नहीं कर पाता है, इसीलिए जो ये होती है ये सक्सेस नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से अभी तक आपने पहला देखा। अब हम देखेंगे दूसरा नियंत्रण निरीक्षण विधि। जो दूसरा है वो है क्या, नियंत्रित निरीक्षण विधि।
नियंत्रित निरीक्षण या प्रेक्षण उसे कहते हैं जो नियंत्रित वातावरण में किया जाए, मतलब एक कंट्रोलिंग होता है, उसके बाहर वो नहीं जा सकता। यह निरीक्षण व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है, इसीलिए इसे व्यवस्थित या क्रमबद्ध निरीक्षण कहा जाता है। यहाँ दो तरीके के निरीक्षण होते हैं, एक तो अध्ययन विषय पर नियंत्रण होता है, दूसरा निरीक्षक पर। तो इस तरीके से नियंत्रण का मतलब होता है कि कंट्रोल में रहकर काम करना। तो इसमें दो तरीके का होगा, ये तो जो अध्ययन विषय है, जिस टॉपिक पे हम काम कर रहे हैं उस पर कंट्रोल किया जाएगा, और दूसरा जो कार्य करने वाला व्यक्ति है उस पर कंट्रोल किया जाएगा। तो इस तरीके से इसको नियंत्रित निरीक्षण विधि से ही समझ में आ रहा है कि क्लियर हो रहा है कि इसमें क्या होता है। आगे इसके गुण के बारे में देखेंगे। नियंत्रित निरीक्षण के गुण क्या होते हैं, कुछ इसकी क्वालिटियाँ होती हैं। जैसे सबसे पहले क्वालिटी इसकी क्या हुई कि नियंत्रण, इसमें जो भी कार्य किया जाता है वो कंट्रोल में रहकर कार्य किया जाता है, वो कार्य को भी, विषय को भी नियंत्रित करता है, और जो निरीक्षक होता है उसको भी कंट्रोल में रह कर के करता है। तो ये कार्य ज़्यादा से ज़्यादा सफलतापूर्ण होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद अगला है परिचालन। परिचालन में क्या होता है, जैसे क्रमबद्ध या नियंत्रित निरीक्षण में परिचालन का गुण पाया जाता है, क्योंकि जो निरीक्षक अपनी समस्या का उद्देश्य या अपने के अनुसार जो चर होते हैं उसको परिचालित करता है और इस अध्ययन के विषय पर उसके प्रभाव को निर्धारित कर देता है, तो परिचालन होता है। अगला है पृथकीकरण। जो पृथकीकरण होता है इसमें आगे देखते हैं, इस प्रकार के निरीक्षण या प्रेक्षण में अनुसंधानकर्ता बहुत से स्वतंत्र चरों में से किसी एक या एक से अधिक चरों को अलग करके उसके प्रभाव को अध्ययन विषय पर प्रदर्शित करता है। जैसे जितने भी होते हैं उसको किसी एक टॉपिक से अलग कर दिया जाता है। जैसे पारस्परिक प्रतिक्रिया पर, जाति क्रिया पूर्ण धारणा, सांप्रदायिक पूर्ण धारणा, लिंग, धर्म, क्षेत्र आदि पर प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से किसी एक व्यक्ति को टॉपिक के अनुसार अलग कर दिया जाता है। उसके बाद अगला है सत्यापन। जो सत्यापन होता है वो वातावरण के नियंत्रण होने के कारण क्रमबद्ध निरीक्षण विधि में सत्यापन का गुण पाया जाता है। एक परिस्थिति में प्राप्त परिणाम का सत्यापन दूसरी परिस्थिति में करना संभव हो जाता है। सत्यापन मतलब जो वेरिफिकेशन, किसी कार्य को वेरीफाई करके बता दिया जाता है कि हाँ ये कार्य सही हो गया है, तो उसी के बेस पे जो अगला कार्य होता है उस पर भी हम कर सकते हैं। उसके बाद अगला गुण है परिशुद्धता। इसमें जो क्वालिटी होती है वो परिशुद्ध होती है तथा अच्छी क्वालिटी होती है, विश्वास योग्य होती है। उसके बाद वस्तुनिष्ठता। ये वस्तुनिष्ठता क्या होता है कि इसमें विश्वास योग्य होता है, जो भी टॉपिक होते हैं वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं, तो इस तरीके से वस्तुनिष्ठता का भी गुण पाया जाता है। उसके बाद उच्च विश्वसनीयता। जब इस तरीके से आप देख रहे हैं इतनी सारी क्वालिटियाँ, तो इसमें उच्च विश्वसनीयता, विश्वास योग्य होता है और उच्च वैधता होता है। जहाँ पे उच्च विश्वसनीयता होगा वहाँ पे उच्च वैधता भी होता है। उसके बाद अगला टॉपिक है नियंत्रण निरीक्षण विधि के दोष। अभी तक आपने लाभ देखा, गुण देखा, अब हम इसके दोष भी देखेंगे। तो सबसे पहला दोष जो है वो अस्वाभाविकता है। ये अस्वाभाविकता होता है, मतलब इसमें जो निरीक्षण विधि होती है इसमें अध्ययन परिस्थिति को नियंत्रित कर लेने के कारण परिस्थिति अस्वाभाविक बन जाती है। जब कंट्रोल करके रखेंगे किसी चीज़ को तो वो व्यवहारिक नहीं हो जाएगा, अव्यवहारिक या अस्वाभाविक हो जाता है। उसके बाद अगला है अवास्तविकता। इसमें वास्तविकता की थोड़ी सी कमी हो जाती है, क्योंकि जो भी कार्य हम करते हैं उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रह करके करते हैं। उसके बाद अगला है सीमित क्षेत्र। जहाँ पर भी कंट्रोल की बात आएगी तो वहाँ पे जो उसका क्षेत्र है, जो दायरा है, वो तो वैसे भी सीमित हो जाएगा। तो यहाँ पे एक सीमित क्षेत्र में रहकर इस अध्ययन को किया जाता है। उसके बाद है लचीलेपन का अभाव। जब कोई चीज़ हम कंट्रोल करके रखेंगे कि इतने में ही हमको करना है तो उसमें हम फेरबदल नहीं कर सकते, इसलिए लचीलेपन का भी अभाव पाया जाता है। उसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे नियंत्रित या अनियंत्रित निरीक्षण विधि में अंतर। दोनों में क्या अंतर होते हैं, तो मुख्य थोड़ा सा हम अंतर देखेंगे। सबसे पहला है निरीक्षण विधि में व्यवहार प्रतिमानों को अध्ययन करते समय नियंत्रित परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है, अर्थात जिस वातावरण में अध्ययन किया जाता है उस वातावरण को नियंत्रित करके किया जाता है। और जो अनियंत्रित होगा उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है, जो टॉपिक होता है वो अपने हिसाब से होता है और जो निरीक्षक होता है वो भी अपने हिसाब से कार्य कर सकता है। तो आप शब्द से ही दोनों को समझिए कि एक नियंत्रित होता है जिसको कंट्रोल में करके रखना है अपने हिसाब से, चाहे टॉपिक हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे दायरा हो, चाहे जो भी हो, सबको कंट्रोल में करके रखना है। जो अनियंत्रित होता है उसमें कोई लिमिटेशन, कोई दायरा तथा कोई जो है बाउंड नहीं होता है। उसके बाद हम तीसरा देखेंगे सामूहिक निरीक्षक विधि। ये निरीक्षक विधि तीसरा प्रकार है। यह एक व्यवहार, घटना या स्थिति के अवलोकन में केवल एक निरीक्षक द्वारा अध्ययन में अनेक निरीक्षण त्रुटियों की आने की आशंका रहती है। इस प्रकार की त्रुटियों को कम करने के लिए
जो कार्य किया जाता है एक निरीक्षक के स्थान पर अनेक निरीक्षकों द्वारा अलग अलग संपन्न किया जाता है। तो इसका सीधा सा अगर हम मतलब देखें तो यह निकल रहा है जैसे नियंत्रित तथा अनियंत्रित परीक्षण निरीक्षण विधियों पर एक सुंदर मिश्रण हमें सामूहिक निरीक्षक नामक विधि में प्राप्त होता है। मतलब सामूहिक का मतलब होता है इसमें किसी एक व्यक्ति का काम नहीं होता है। सामूहिक से ही समझ में आ रहा है कि एक ग्रुप होता है, ग्रुप में कई सारे लोग होते हैं, सभी लोगों को लेकर के साथ में चलते हुए इस निरीक्षक को किया जाता है। तो इसमें कई सारे लोग होते हैं और लोगों को अलग अलग कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है जिससे हमारा कार्य है वो आसानी से संपन्न हो सके। उसके बाद इसका चौथा प्रकार है नैदानिक निरीक्षण विधि। इसमें क्या होता है, वर्तमान में नैदानिक निरीक्षण विधि का प्रयोग मानसिक चिकित्सा के क्षेत्र में अधिक किया जा रहा है। इस निरीक्षण विधि में निरीक्षण विधि के गुणों के साथ साथ नैदानिक साक्षात्कार विधि के भी गुण पाए जाते हैं। नैदानिक निरीक्षण विधि का उपयोग अधिकतम समस्यात्मक लोगों के अध्ययन और मानसिक रोगी के अध्ययन में किया जाता है। तो नैदानिक का मतलब ही समझ में आ रहा है कि जब किसी चीज़ के निदान के लिए हम करते हैं तो वो नैदानिक निरीक्षण विधियाँ होती है और इसका प्रयोग ज़्यादातर चिकित्सा के क्षेत्र में या जो चिकित्सा का क्षेत्र है चिकित्सा के क्षेत्र में भी जो मानसिक से संबंधित होता है उसमें नैदानिक निरीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, जैसे नैदानिक निरीक्षण विधि में साक्षात्कारता की बहुत छोटी भूमिका होती है। इस विधि में साक्षात्कारता को साक्षात्कार के संचालन में पर्याप्त स्वतंत्रता रहती है, वो अपने हिसाब से उसको साक्षात्कार कर सकता है। इस विधि द्वारा व्यक्ति के मानसिक विकारों एवं परेशानियों के कारणों को खोजने और जानने का प्रयास किया जाता है। जो मानसिक से संबंधित व्यक्ति होता है उसको क्या क्या परेशानियां हैं, उसके क्या कारण है, उसको खोजने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद उससे संबंधित निदान किया जाता है। इस विधि में मानसिक विकारों को दूर कैसे किया जाए तथा इसका भी अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें जो पहले समस्या को ढूंढेंगे, उसके बाद समस्या के कारण को देखेंगे, कारण से हम उपाय करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे निरीक्षण विधि का सामान्य मूल्यांकन। जो निरीक्षण विधि होता है उसका सामान्य मूल्यांकन किस तरीके से हम कर सकते हैं। निरीक्षण विधि अथवा निरीक्षण के विविध प्रकारों तथा उनके विशिष्ट उपयोगों का उल्लेख जो होता है ऊपर किया जा चुका है। अब हम आंकड़ों के संकलन के उपकरण के रूप में निरीक्षण विधि का मूल्यांकन सामान्य रूप से करने का प्रयास करेंगे। जैसे निरीक्षण विधि का जो मूल्यांकन होता है वो क्यों हम निरीक्षण विधि करते हैं, तो इसका मूल्यांकन हम एक तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले निरीक्षण विधि का महत्व और गुण। जो निरीक्षण विधि के महत्व होते हैं वह गुण होते हैं वो किस लिए होते हैं। तो सबसे पहला व्यापक क्षेत्र। जो निरीक्षण विधि होती है इससे जो हमारा क्षेत्र होता है वो बहुत ही दूर तक कवर होता है, बहुत व्यापक क्षेत्र होता है। उसके बाद अगला है विस्तृत अध्ययन। निरीक्षण विधि से हमें किसी भी टॉपिक के बारे में विस्तृत अध्ययन मिलता है। उसके बाद है स्वाभाविक अध्ययन। स्वाभाविक अध्ययन भी रहता है, जैसे हम स्वाभाविक रूप से काम करते हैं। उसके बाद अगला है वास्तविक अध्ययन। जो इसकी टॉपिक से संबंधित जो रियल स्टडी होती है वो हमें इसमें मिल जाती है। उसके बाद अगला है अनुभाविक अध्ययन। इनमें अनुभाविक अध्ययन भी किया जा सकता है। अनुभाविक मतलब जो हमारा एक्सपीरियंस पहले से होता है या जो नेत्रों पर किया जाता है या हमारी आंखों देखी जो घटना होती है व्यवहार पे होता है, तो इसका भी अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है बच्चों, पागलों तथा पशुओं का अध्ययन। इससे ये भी हम कर सकते हैं। उसके बाद अगला है सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। जो सामूहिक रूप से हम व्यवहार करते हैं उसका भी अध्ययन किया जा सकता है। उसके बाद है वस्तुनिष्ठ अध्ययन। इसमें वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप का स्टडी भी किया जा सकता है। उसके बाद अनुसंधान, आंकड़ों का मूल स्रोत। जो अनुसंधान होते हैं उसके क्या क्या आंकड़े हैं, किस तरीके से हमें कार्य करना चाहिए, उसका भी जो डाटा है वो स्रोत हमें प्राप्त हो जाता है। उसके बाद इसका अगला है सरल अध्ययन। इसका जो अध्ययन करना होता है बहुत ही आसान, बहुत ही सरल होता है। उसके बाद हम देखेंगे निरीक्षण विधि की सीमाएं व दोष। अभी तक कुछ फायदे थे, जो लाभ थे, जो गुण थे। अब उसकी हम कुछ सीमाएं और कुछ दोष भी देखेंगे जो कमियां रह जाती हैं। तो इसमें सबसे पहला अप्रत्यक्ष अध्ययन। जो अध्ययन होता है वो इनडायरेक्टली होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, अप्रत्यक्ष होता है। उसके बाद है निरीक्षण के पक्षपातों का प्रभाव। जो निरीक्षक होता है वो पक्षपात भी हो सकता है, कभी उनका साइड कभी उनका साइड, तो इस तरीके से पक्षपात भी हो सकता है। उसके बाद है नियंत्रण का अभाव भी होता है, इसमें कंट्रोलिंग पावर की कमी होती है। उसके बाद है कारण संबंध का अभाव। जो कारण होता है और उसका क्या उपाय हो सकता है, इसको आपस में संबंध में समझने में कठिनाई होती है। उसके बाद सभी परिस्थितियों में भी उपयुक्त नहीं होता, जैसे अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, तो ये जो होता है निरीक्षण विधि ये सभी परिस्थितियों में अनुकूल नहीं हो सकता या सभी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं होता है।
उसके बाद अगला है सतही अध्ययन। सतही अध्ययन मतलब जो ऊपर ऊपर का ही अध्ययन किया जाता है, विशेष रूप से अध्ययन आंतरिक अध्ययन नहीं हो पाता है। सीमित विश्वसनीयता, इतने सारे कारणों की वजह से जो इसकी जो विश्वसनीयता होती है वो थोड़ी सी सीमित हो जाती है। उसके बाद है सीमित विश्वसनीयता के बाद है सीमित वैधता। जहाँ पे विश्वसनीयता की सीमितता होती है वहाँ पे वैधता भी सीमित हो जाती है। तो इस तरीके से इस पूरे वीडियो में हमने निरीक्षण विधि के फ्रेंड्स इस तरीके से इस वीडियो में हमने निरीक्षण विधि के बारे में पूरा टॉपिक कवर किया है। ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लोगों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।